नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। चंपावत दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होली मिलन समारोह में शामिल हुए और लोहाघाट के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। सीएम धामी ने कहा, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस तेजी से आज दुनिया के मानचित्र में अपना स्थान बना रहा है। आज दुनिया के अंदर कोई भी घटना होती है तो लोग भारत के रुख का इंतजार करते हैं कि भारत का रुख क्या होने वाला है, उससे दुनिया का रुख आगे बढ़ता है। दुनिया देख रही है कि भारत किस तेजी से आज दुनिया के मानचित्र में अपना स्थान बना रहा है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो लोग भारत के रुख का इंतजार करते हैं कि भारत का रुख क्या होने वाला है, उससे दुनिया का रुख आगे बढ़ता है। ऐसा भारत बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं पितरों से मिली है, हमारी जो पहले की हमारी पीढ़ी है, जिन्होंने हम सबको जन्मने का काम किया है, हम सबको दुनिया दिखाने का काम किया है, उनकी विरासत है। इस विरासत को बहुत संभाल कर, सजोकर इसका संवर्धन भी करना है, इसका विकास भी करना है। और जो हमारी नई पीढ़ी है, आने वाली नई पीढ़ी, वो इसके महत्व को, इसकी हमारी संस्कृति को भली भांति समझे, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होती है, पिछले वर्ष मैं लोहाघाट भी आना चाहता था, चंपावत भी होली के कार्यक्रम में यहां तो आया, लेकिन वहां पर नहीं जा पाया। मुझे उसका थोड़ा सा ये लगा कि अवश्य मुझे आप सबके बीच में होना चाहिए। और इस बार मैंने तय किया था, पहले से तय किया था कि कैसे भी होगा, चुनाव का समय है, लेकिन मैं अपने परिवारजनों के बीच में, हमारे परिवार के लोग हैं और उनके इस शुभ अवसर पर, ये जो होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, अगर किसी के मन में कोई थोड़ा सा भी, थोड़ा छोटा बड़ा कोई छोटी गांठ पड़ी हो, छोटा कोई न्यूनता आई हो, कमी आई हो, उस सबको भरने का त्योहार, उस सबको मिटाने का त्योहार ये होली है। और होली में हम गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और हमारे यहाँ तो पूरे उत्तराखंड में कहीं बैठ के होली होती है, कहीं खड़ी होली होती है, कहीं रंग की होली होती है। और नीचे की तरफ उधर खटीमा साइड में जो हमारे जनजाति के बंधु हैं, वहां पर मरी होली भी होती है। तो अलग प्रकार की होलियां मनाने का हमारा त्योहार है। तो ये बहुत सुंदर आयोजन है, मैं आप सबको बधाई देता हूं। और इस बार की होली, वहीं कर्णप्रयाग में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने थराली विधानसभा के ग्वालदम, देवाल, थराली क्षेत्रों में जनसंपर्क कर बीजेपी और उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी का थराली विधानसभा में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने नारायणबगड़ परखाल तिराहे में अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि थराली विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां नेटवर्क नहीं है और टावरों की स्थिति बदहाल है। उनका प्रयास रहेगा कि वो टेलीकॉम ऑपरेटरों से बात करके यहां एक्स्ट्रा टावर लगा सके। तो उनको गर्व के साथ उनका स्नेह, और आज उनको क्या क्या कहा जा रहा है, कल उनको औरंगजेब कहा गया, गाली दी जा रही है, तरह तरह की गालियां, बहुत सारी गालियां दिया जा रही है। तो हमारे नारायणगढ़ के कार्यकर्ता क्या करेंगे, जवाब देंगे कि नहीं देंगे? मोदी जी को जो गाली दे उसका जवाब देंगे नहीं देंगे? आप 19 तारीख को उसका जवाब सब लोग देंगे? मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, 19 तारीख तक की चिंता आप लोग कीजिए, और 19 तारीख तक के बाद जो चिंता है नारायणगढ़ और हमारे चमोली और थराली विधानसभा की, ये सब मैं करूंगा चिंता। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने
टिकट मिलने के बाद से लगातार जनसंपर्क अभियान में वो जुट गए हैं, जिस क्रम में सबसे पहले हरिद्वार लोकसभा सीट में अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हरिद्वार लक्सर मार्ग पर बने एक बैंक्वेट हॉल में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा को समाप्त करना है। देखिए, आप देख रहे हैं कि 12-14 घंटे की शॉर्ट नोटिस पे जैसे सेना का जवान हर समय तैयार रहता है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है बूथ लेवल से लेकर और प्रांत स्तर तक हर समय तैयार है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और एक बार फिर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये इन कार्यक्रमों के माध्यम से साफ साफ संदेश जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल सक्रिय हो गए हैं। आज निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने रोशनाबाद के कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर हरिद्वार सीट से नामांकन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी जुटे। बीजेपी से सीट पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने अभी हालांकि इस सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। यहां से पूर्व सीएम हरीश रावत और उनके बेटे का नाम चर्चा में है। बता दें कि विधानसभा के चुनाव में उमेश कुमार ने बीजेपी के गढ़ में खानपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जीत दर्ज की थी। तो वही रुक एक बड़ी खबर की तरफ करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को निर्देश दिए हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं कर सकेंगे अब वो चुनावी प्रचार प्रसार जनसभा। साथ ही गाड़ी से जाने पर उन्हें भरना होगा गाड़ी का खर्च। मंत्रियों के चुनावी क्षेत्र में आधिकारिक दौरे पर भी रोक लगाई गई है। सचिवालय विधानसभा जाने पर मिलेगा पूरा प्रोटोकॉल। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। उनसे कहा गया है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में वो चुनाव के लिए प्रचार प्रसार पर नहीं जा सकेंगे। सचिवालय और विधानसभा में भी अगर उनको जाना है तो उसके लिए उनको पूरे प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं वोटिंग से पहले बीजेपी अपने अंतिम दौर के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध सौरभ बहुगुणा, जिन्हें बीजेपी ने 2 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है, उन्होंने बताया कि हमारे कार्यकर्ता चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ चुनाव के समय ही काम नहीं करती, बल्कि सालों साल काम करती है, बूथ लेवल पर काम करती है। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में कई बड़े नेताओं की जनसभाएं भी उत्तराखंड में होने जा रही है। उनके द्वारा मांग की गई है कि जल्द ही तय भी हो जाएगा कि कौन कौन बड़े नेता उत्तराखंड आएंगे। चुनाव आते हैं तो हमारी टीम वेल ऑयल मशीन की जैसे काम करती है। हम ऑलरेडी धरातल पे रहते हैं, लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं। और जो रणनीति इस बार भी हमारी बनी है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी केंद्र ने 10 साल में उपलब्धियां हासिल करी हैं, जो प्रदेश ने पिछले 2 साल के लगभग कार्यकाल में जो अपनी उपलब्धियां हासिल करी हैं, उनको जनता तक कैसे पहुंचाना है, कैसे वोटरों को जो कि 100% मन बना चुके हैं कि वो माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देंगे, उनको कैसे बूथ तक लाना है, कैसे अपने बूथ में कार्यकर्ताओं को चुनाव तक सक्रिय रखना है, ये हमारी कोशिश है। इस बार हम कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं अपना रहे हैं।
वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां लगातार जारी हैं। इसके साथ ही मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी लगातार अभियान चला रही है। साथ ही अब बुजुर्ग मतदाताओं के आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार प्रसार का शंखनाद करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम जनता के साथ साथ बुजुर्ग मतदाताओं को भी मिल रहा है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत बुजुर्ग मतदाताओं के आशीर्वाद से करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम तय किया है कि 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उनका आशीर्वाद लेकर के मोदी जी भी जहाँ जहाँ जाते हैं वो भी बुजुर्गों का आशीर्वाद देकर के कामों को प्रारंभ करते हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी हमने ये तय किया कि 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उनके घर घर जा कर के उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसके लिए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे और उनका आशीर्वाद पार्टी की विजय के लिए लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश मुख्यालय में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी, पूर्व विधायक महावीर सिंह रांगड़ और जितेंद्र नेगी, साथ ही टीका मैखुरी और दिनेश रावत की घर वापसी कराई। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के द्वारा जो भी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं उनको पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। तो जैसा एक बच्चा घर से चला जाता है और शाम को घर कहता है ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं 35 सालों से रहा हूँ और संगठन की सेवा की है, तो अपना वापसी का इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है। भीड़ से कोई मतलब नहीं। हम तो चाहते हैं इसमें पूरा देश जुड़ जाए और नंबर की कोई बात नहीं है, नंबर की चिंता नहीं है। संगठन मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का सपना और इस भारत को राष्ट्र गुरु विश्व गुरु बनाना और अब की बार 400 पार का जो सपना है, हमको उसको मजबूत करने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में पुनः। हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ भूल की, चुनाव लड़ गए, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ। उन सब ने निवेदन किया प्रदेश अध्यक्ष जी को कि हम चूंकि बचपन से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और जो भूल हुई है उसको क्षमा करके हमको फिर से मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए। हम अपनी पूरी ताकत लगाना चाहते हैं मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में, प्रदेश की 5 सीटों को पिछली बार से भी ज्यादा मतों से जिताने में वो सब अपना योगदान देना चाहते थे। इसलिए निरंतर कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग हो रही है। वहीं पिछले कुछ समय से 10,000 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और इसमें कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक भी शामिल हैं। वहीं अब कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि जो लोग भी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं उन सभी को डराया धमकाया जा रहा है और इसी वजह से वो लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जिसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने कांग्रेस के इस बयान पर जवाब देते हुए कहा कि भारत में एक स्वस्थ लोकतंत्र है और कांग्रेस का ये कहना कि डरा धमकाकर ज्वाइनिंग कराई जा रही है, ये उन नेताओं का भी अपमान है। विचारधारा से अगर कोई व्यक्ति प्रभावित होता है, देखिए ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, तो उस पर आप कैसे कर सकते हो कि डराया धमकाया जा रहा है। भाई हमारी आइडियोलॉजी को, हमारे नेतृत्व को, हमारे कार्यक्रमों को, हमारी सरकार के जो सोच है उससे प्रभावित होकर के अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। भाई ये तो उस पार्टी को, जिस पार्टी को लोग छोड़ के जा रहे हैं और बरसों से छोड़ के जा रहे हैं,
उस पार्टी को चिंतन करना चाहिए, उस पार्टी को मनन करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी क्या हम पर कमी है, क्या इतनी बड़ी हमारे नेतृत्व पर कमी है, क्या हमारी नीति पर कमी है, जिससे कि आज हमारे सब लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, जैसे जैसे नामांकन तिथियां नजदीक आ रही है, ऐसे में समझा जा सकता है कि जो प्रक्रिया है या जो सियासी दलों के जो आरोप है वो भी एक दूसरे पर और तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी जहां 400 पार का नारा लेकर चल रही है, जनता को साथ जोड़ने का काम कर रही है, तो वही विपक्षी दल अब भी सत्ताधारी दल पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं कि सत्ताधारी दल डराने का, धमकाने का काम कर रहे हैं ताकि विपक्ष टूट जाए और ये चुनाव सीधे तौर पर सत्ता पक्ष की ओर मुड़ सके। लेकिन जिस प्रकार सियासत चल रही है, ऐसे में जनता भी हर चीज को देखने का काम यहाँ पर कर रही है और दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग टीम है वो लगातार काम कर रही है ताकि चुनाव प्रभावित ना हो। यानी ऐसी जगह जहाँ पर चुनाव प्रभावित हो सकता है, सरकारी बिल्डिंगों जो पोस्टर लगे, बनने लगे, उनको हटाने का काम भी यहाँ पर हो चुका है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर की सियासत में सीधे तौर पर जो राजनीति है उत्तराखंड में वो गरमाने लगी और आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। कैमरामैन हसनैन के साथ अभय केनपुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। वहीं रुक एक और बड़ी खबर का, देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। केंद्र कोटे से राज्य को बिजली मिल गई है। उत्तराखंड को मिली 150 मेगावाट बिजली। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र कोटे से उत्तराखंड को बिजली मिली है। उत्तराखंड को 150 मेगावाट बिजली केंद्र कोटे की तरफ से दी गई है। 3 महीने के लिए केंद्र की तरफ से ये बिजली मुहैया कराई गई है। राज्य सरकार ने की थी 400 मेगावाट बिजली की मांग, जिसके बाद केंद्र ने इसको मंजूरी दे दी है। प्रदेश के कई इलाकों में बिजली चल रही थी बाधित, बिजली की जो सप्लाई थी वो बाधित थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने केंद्र से 400 मेगावाट बिजली की मांग की। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी गणेश जोशी को आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस की शिकायत की है। साथ ही कहा कि चुनाव प्रचार में रुकावट लगाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का कहना है कि बीजेपी केंद्र के अंदर आने वाला आयकर विभाग समेत कई केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर चुनाव प्रचार पर बाधा डालने का काम कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र और इस पत्र में मांग की गई है कि इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाए। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल से मुलाकात की। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी गणेश गोदियाल के इनकम टैक्स विभाग महाराष्ट्र द्वारा सम्मन दिए जाने और उत्पीड़न करने की शिकायत करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि ये सत्ताधारी दल की सोची समझी रणनीति है, जिसमें विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। से मांगा था, पर क्योंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अत्यधिक व्यस्त थे, तो ऐसे में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल जी से हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने अभी मुलाकात की और उनको बताया कि किस तरह से हैरास करने के लिए, उत्पीड़न करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा हमारे पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, उनको 3 समन इनकम टैक्स विभाग महाराष्ट्र के द्वारा सर्व किए गए हैं। और हमने उनको बताया कि ये हम शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी कर चुके हैं और अभी हम व्यक्तिगत रूप से भी इनसे इस पूरे मामले में इंटरवीन करने के लिए और गणेश गोदियाल जी के प्रति जो ये कुचक्र रचा गया है उसका पर्दाफाश करने के लिए संज्ञान और कार्रवाई और इनकम टैक्स विभाग को निर्देशित करने के लिए कि इस तरह से कैंडिडेट्स को चुनाव के बीच में या चुनाव के पीक में परेशान ना किया जाए। वहीं कांग्रेस की सीईसी की बैठक को 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक नाम को लेकर कांग्रेस निष्कर्ष नहीं निकाल पाई है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर नैनीताल सीट में नाम फाइनल होने से प्रचार प्रसार और आगामी कार्यक्रमों समेत बैठकों में भी रोक लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी की माने तो जल्द नाम सामने आ सकते हैं, वहीं नामांकन की आखिरी तारीख का समय सामने आने वाला है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि दोनों सीटों पर पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है। जल्द प्रत्याशियों के नाम सबको बता दिए जाएंगे। संबंध में देखिए, उम्मीदवारों के चयन के संबंध में लगभग तैयारी पूरी है। हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श भी हो गया है, नाम तय करके पार्टी हाईकमान को दे दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक पार्टी हाईकमान नामों की घोषणा कर देगा। हरिद्वार और नैनीताल 2 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की घोषणा होनी अभी बाकी है और अपनी तरफ से जितना भी होमवर्क था वो सब पूरा है हमारा, और हमारी उम्मीद है कि आज शाम तक दोनों लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। वहीं कांग्रेस में हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों का पेच फंसा हुआ है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने की संभावना जताई जा रही थी। इससे पहले प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने भी प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों पर फैसला अटका हुआ है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि 1 से 2 दिनों में दोनों लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का चयन हो जाएगा। का उत्तर तो हाईकमान ही दे सकता है पार्टी का, क्योंकि जो हमारी बैठकें हैं वो सीईसी भी हो चुकी, हाई लेवल कमेटी की बैठक हो चुकी। हम सभी लोग अपने जो मत हैं वो हम वहाँ बता चुके कि मैं क्या चाहता हूँ, यशपाल जी क्या चाहते हैं या हमारी स्क्रीनिंग कमेटी क्या चाहती है। अब हाईकमान ने सभी जितने भी प्रत्याशियों की हमने एक सूची बनाई थी, उन लोगों पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं उनको नोट किया है और उस हिसाब से वो अपने निर्णय देंगे और मुझे उम्मीद है कि आज 1 आध दिन में ये चीजें हो जाएंगी। वहीं होली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। नए चुने गए एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि होली को देखते हुए जनपद के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही होली से 2 दिन पहले इन इलाकों में पुलिस द्वारा बैठक भी की जाएगी, जिससे इस त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सकेगा। उन्होंने साफ किया कि होली में खलल डालने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ पुलिस द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होली पर्व में जो हमारी सेंसिटिव एरियाज़ रहते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, ऐसे एरियाज़ को जो है हम लोग क्योंकि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं वो एरियाज़, ऐसे एरियाज़ में डिप्लॉयमेंट हम लोग बढ़ाते हैं। और होली पर्व से पहले जितने भी हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके सब बैठकें भी होती हैं। वो होली के पर्व से लगभग 2 दिन पहले हम लोग मीटिंग्स करेंगे और जो हमारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे हम डिप्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस आदर्श आचार संहिता को सख्ती से फॉलो करा रही है। पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के दौरान 252 वाहनों से राजनीतिक पार्टियों के झंडे हटवाए। आदर्श आचार संहिता के दौरान गाड़ियों में किसी भी राजनीतिक दल का झंडा और पट्टी को ना लगाने की हिदायत दी गई है। वहीं शराब तस्करों पर दून पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप भारी मात्रा में बरामद की है। साथ ही 3 अभियुक्त भी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल किया गया बिना नंबर प्लेट की ऑल्टो कार को भी पुलिस ने सीज कर लिया है। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां गौचर डाट पुल के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त होने से कार में सवार 3 युवक घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों युवकों को गौचर अस्पताल भेजा गया, जहां युवकों का इलाज चल रहा है। तीनों युवकों में से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है।